गुड आफ्टरनून। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच। सो एक आखिरी टॉपिक आपका बचा था, इसलिए आना पड़ा। आज सारा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बाकी सभी टॉपिक हो चुके हैं। एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम रेडॉक्स रिएक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 5-7 मिनट लेट हो गए। कैमरा वगैरह काम नहीं कर रहा था, इस वजह से लेट हो गए। सो लेट्स स्टार्ट करें क्या? ऑलराइट। सो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक आखिरी टॉपिक दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल कि आखिर जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो हमारे किस काम आने वाला है। बच्चों, अगर हम याद करें, वो पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था दैट इज मोल कंसेप्ट। शुरू कर रहे हैं, ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में किसी भी सवाल को करने के आपको 3 मेथड बताए जाते हैं। एक खुद मोल कंसेप्ट है, दूसरा पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन जो पढ़ाया नहीं जाता आजकल, और तीसरा है कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब हम लगाते हैं तो हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को लगाना पड़ता है। आपको याद हो अगर, तो वहां हम कुछ ऐसा किया करते थे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। सभी के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करने के लिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट को लिखना होगा, और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ग्राम। मतलब हमें अगर ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगाना है तो हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है, हमें इक्विवेलेंट वेट लिखना है, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालने के सारे केसेस आपने उस समय नहीं पढ़े थे, आपने उस समय कुछ एक सिलेक्टेड केसेस पढ़े थे एन फैक्टर के। जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो उन बाकी सभी फैक्टर्स को पढ़ते हैं। मतलब आप इस चैप्टर को पढ़ के किसी भी केस का एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन एनी केस। आप किसी भी केस में एन फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग जब रेडॉक्स को शुरू करते हैं तो आखिरी रेडॉक्स चैप्टर है, यहां पे जो पहला शब्द है रेड, ये रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को, और जो दूसरा शब्द है ऑक्स, ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। मतलब हम इस चैप्टर में ऐसी रिएक्शंस के बारे में सुनेंगे, ऐसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, हम ऐसी बातें करेंगे जिनमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, और दोनों हो रहा हो साथ साथ। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों टर्म ऐसे हैं, जस्ट अ मिनट, कई बार बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर वीडियो नहीं आ रहा, वॉइस कट हो रही है, स्क्रीन प्रॉब्लम है। इज देयर समथिंग लाइक दिस सो दैट आई हैव टू रिफ्रेश? ऐसा कुछ चल रहा है कि सब कुछ ओके है? ओके, मैं एक बार फिर भी रिफ्रेश कर देता हूं। ओके, एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूं सो दैट वी स्टार्ट गुड। ऑलराइट, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। आई होप अभी ओके होगा। ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन तीनों चीज क्लियर है? ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन तीनों चीज क्लियर है? ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि इसका एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर पाएंगे, और दूसरा एप्लीकेशन जो आप इसके नाम को देख के समझ सकते हैं, हम लोग पढ़ा करते थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कुछ अच्छे लेवल के सवाल होते हैं वो मात्र इस वजह से नहीं बनते क्योंकि बच्चा रिडक्शन ऑक्सीडेशन को नहीं समझ पाता। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के सभी केसेस को डिस्कस करते इस चैप्टर में। तो होता क्या है बच्चों, इस चैप्टर का डायरेक्ट सवाल हमें नहीं मिलता, इस चैप्टर का इनडायरेक्ट सवाल हमें कभी इक्विवेलेंट वेट के रूप में मिलता है तो कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलता है। मतलब इस चैप्टर को पढ़ के आप बाकी चैप्टर में ग्रिप बना सकते हो। नंबर 1, डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है, राइट? तो रेडॉक्स आखिर है क्या? एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों साथ साथ, यानी कि साइमल्टेनियसली। अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो साथ साथ, तो हम कहते हैं वो रिडक्शन है, वो रेडॉक्स है।
बच्चों इसे हम लोग कई बार ऐसे भी कहते हैं, रेड, रेड का मतलब होता है लाल और ऑक्स का मतलब होता है बैल। तो जब हम शुरू करते हैं रेड ऑक्स तो बच्चे कहते हैं लाल बैल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये लाल बैल चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसा चैप्टर है इसमें हम ऐसे रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो साथ साथ, दोनों हो रहा हो साथ साथ। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो समझ में आ गया कि रेडॉक्स को समझना है तो हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझना है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझ लिया तो हमने रेडॉक्स को समझ लिया, लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझने के पहले हमें एक शब्द को समझना होगा, दैट इज ओएस एंड ओएन। ये जो ओएस है इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो ये ओएन है इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम रेडॉक्स को समझना चाहते हैं तो हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझना होगा, अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझना चाहते हैं तो हमें ओएस और ओएन को समझना होगा। इस पूरे चैप्टर में मैं इन दोनों शब्दों का प्रयोग कई बार करने वाला हूं, कभी ओएस तो कभी ओएन कहने वाला हूं। ओएस जिसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएन जिसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले अपन इन दोनों को समझते हैं, जब इन दोनों को समझ जाएंगे फिर हम रेडॉक्स पे वापस लौटते हैं। क्लियर? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए ओएस और ओएन एक होगा या उन्हें इसका मतलब नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आखिर ये होता क्या है और दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ओएस की। ओएस बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम पे आया हुआ चार्ज है, और वो जो चार्ज है वो रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। मतलब हो सकता है वास्तविकता में वो चार्ज नहीं हो, वो केवल हमारी कैलकुलेशन के लिए हो, वो केवल हमारे समझने के लिए हो, लेकिन जो भी चार्ज अराइज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वही उसका ओएस होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है दैट इज NaCl का। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Cl- है। Na और Cl दोनों एटम अलग हैं। अगर दोनों एटम अलग होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, और जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी ऑब्वियसली किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करना चाहेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाएगा। एंड दैट्स व्हाई देयर इज डिफरेंस इन द चार्ज। कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है तो किसी पे माइनस आता है, कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता तो उस पे प्लस आता है। ये जो चार्ज अराइज होता है बच्चों, यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। चार्ज क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस था, इलेक्ट्रॉन की पुलिंग हो रही थी और उसी की वजह से चार्ज अराइज हुआ। वहीं पर इससे मिलता जुलता एक शब्द है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सारे बच्चों के लिए ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों इक्वल हैं, विच इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, विच इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। तो आखिर ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर कहने के लिए सेम हो सकते हैं, पर दोनों में अंतर है, और अंतर यह है कि जो ओएस का एवरेज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मैंने क्या कहा, इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इमेजिन करो हमारे सामने 3 सल्फर के एटम है, राइट। इस सल्फर पे +6 का चार्ज है, इस सल्फर पे 0 चार्ज है, इस सल्फर पे लेट से +4 का चार्ज है। इस सल्फर पे, पहले वाले सल्फर पे कितना चार्ज है? 6 का। दूसरे वाले सल्फर पे कितना चार्ज है? 0 का। तीसरे वाले सल्फर पे कितना चार्ज है? 4 का। ये जो किसी एटम पे आया हुआ चार्ज होता है यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर आप ओएस का एवरेज निकाल दे, क्या निकाल दे? एवरेज। तो बच्चों इसे हम एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? 6 + 0 + 4/3। कितने सल्फर है? 3, राइट। तो आप क्या कहेंगे? 10/3। ये जो 10/3 हमारे सामने आया विच इज रफली 3.333, हम कहेंगे ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली एवरेज होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम का अपना चार्ज होता है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जाने अनजाने में कभी हम ओएस बोलेंगे तो कभी हम ओएन बोलेंगे। गौर फरमाइएगा, ओएन भी एक सल्फर का आया है लेकिन वो एवरेज करके आया है, और जो ओएस है वो उस पे सच में आया हुआ चार्ज है।
तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इन दोनों शब्दों का प्रायः प्रयोग करेंगे। दोनों हो सकता है पेपर बनाने वाले के लिए अंतर नहीं हो, लेकिन आपको याद रखना है जो समझदार है वो दोनों में अंतर समझता है। मतलब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें कभी ओएस लिखा होगा तो कभी ओएन लिखा होगा, तो समझ जाना कि पेपर बनाने वाले को यहाँ पे अंतर पता नहीं था। बट कीप इन माइंड कि इन दोनों में अंतर होता है। ओएस और ओएन दोनों सेम नहीं, दोनों अलग अलग होता है। क्लियर? तो अगर हमें रेडॉक्स को समझना है तो हमें सबसे पहले ओएस और ओएन को समझना होगा। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये तो आ गया, अच्छा जो चार्ज आता है वही ओएस। सर ये बता दो, ये हमें पता कैसे चलता है इस पर चार्ज कितना है? आज आपने ये एग्जांपल देके हमें बता तो दिया कि इस पे +6 चार्ज है, इस पे +4 है। आपको पता कैसे चला इस पे +6 इस पे +4 है? ये पता कैसे चला? बच्चों, किसी भी एटम पे जो चार्ज आता है, ये चार्ज निकालने का एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है? ऐसे इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है ABC, राइट? तो जब आपको ये रूल लगाना होता है, इसे हम लोग कहते हैं समेशन रूल। क्या कहते हैं? समेशन रूल। ये रूल लगाने का नियम होता है कि इसमें हमें किसी एक एटम का OS निकालना होता है। तो जिसका OS निकालना है उसका हमने OS X मान लिया, और इन बाकी दोनों का जो OS होता है ये हमें पता होता है, ये नोन होता है। और हमें इस समेशन वाले मेथड से इसका OS यानी कि X निकालना होता है। व्हाट आई एम सेइंग कि भैया रेडॉक्स को समझना है तो पहले OS और ON को समझना है। वो है क्या? वो चार्ज अराइज है। चार्ज कितना अराइज होता है? मैंने कहा इसके लिए एक रूल होता है। रूल होता है समेशन का, जिसका OS निकालना उसे X मान लो, बाकी का पता होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो ये हमारे सामने ABC है, इसमें A का OS हमने X मान लिया, B का OS लेट से +1 है, C का OS लेट से +2 है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। यानी कि A का जो चार्ज है, B का जो चार्ज है और C का जो चार्ज है, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 0। तो आपने यहां से X की वैल्यू निकाल ली बच्चों, और वो कितनी आई? -3। सो मीन्स टू से अगर हमें चार्ज को निकालना है तो इसी समेशन रूल को निकालना है। तो एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, जानना चाहते हो क्या? बच्चे ने मुझसे कहा ठीक है सर, समझ में आया कि हमें जिसका निकालना है उसका X मान ले। सर आपने कहा कि हमें किसी दो एटम का चार्ज पता होगा, बाकियों का चार्ज पता होगा, सर हमें ये कैसे पता होगा? राइट? तो कहानी अपनी कुछ ऐसी चल रही है कि हम रेडॉक्स को समझना चाहते हैं। तो रेडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है साथ साथ। तो हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझना चाहते हैं। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझने के लिए हमें OS और ON को समझना होगा। तो OS और ON को समझना तो उसे कैलकुलेट करना होगा। अब सारा खेल आके इस पे रुक गया है, हमें सर बाकियों का पता कैसे होगा? तो बच्चों इसके लिए कुछ रूल होता है, अपने को वो रूल दिमाग में बैठाना होगा। क्योंकि आज अभी आप कॉपी में लिख नहीं रहे हो, तो वो ध्यान से रूल आपको सुनना है और दिमाग में बैठाना है, ऐसा ऐसा OS इन इन केस में होता है। तो मैं आपको कुछ रूल बताने वाला हूं, वो रूल आपको याद करना है। सबसे पहला रूल ये है बच्चों, इन द एलिमेंट स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। जब कोई एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में होता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, राइट? तो अगर वो कोई एलिमेंटल फॉर्म में है जैसे कि सोडियम है, अगर वो कोई अपने एलिमेंट फॉर्म में है जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे कि हीलियम है, जैसे कि नियॉन है, ये जो अपने एलिमेंट फॉर्म में है, इनमें जो OS होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0। मतलब कल को हमें कोई एक ऐसा केस मिलेगा जो अपने एलिमेंट फॉर्म में हो। गौर करिएगा, एलिमेंट फॉर्म में हो। मैंने हाइड्रोजन का OS 0 नहीं बोला, मैंने इंडिपेंडेंट हाइड्रोजन का OS 0 बोला। अगर ये हाइड्रोजन किसी के साथ कंबाइन है तो अभी 0 नहीं होगा। ये 0 तब होगा जब ये एलिमेंट फॉर्म में होगा, जब ये इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? उसी प्रकार से बच्चों जब कभी कोई कंपाउंड होता है, मतलब कोई किसी के साथ बॉन्ड बनाया है, किसी के साथ मॉलिक्यूल बना है, तो जब कंपाउंड फॉर्म में होता है तो आपको याद रखना है कि अगर उसमें कभी फ्लोरीन है, कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 है। और सच भी तो है यार, आप सब ने ECS पढ़ा है, और ECS में सबसे ऊपर लिथियम था, सबसे नीचे कौन था? फ्लोरीन। तो सबसे नीचे फ्लोरीन था, यानी कि जो फ्लोरीन है उसका SRP सबसे ज्यादा है। SRP सबसे ज्यादा है यानी कि उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है सबसे ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है यानी कि वो रिड्यूस होना चाहेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा।
ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पुल कर पाए। अगर कभी फ्लोरीन साथ में होगा तो हमेशा फ्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसीलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से बच्चों, अगर कभी कोई ग्रुप 1 का एलिमेंट है, जैसे मैंने ग्रुप 1 कहा तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। अगर ये कभी भी किसी कंपाउंड में होगा तो आंख बंद करके याद रखना है कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा 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 +1 होगा। मतलब आपको ऐसा कभी कोई सोडियम कहीं नहीं मिलेगा जो कि +2 में हो, ऐसा कभी नहीं मिलेगा जो कि -1 पे हो। अगर एल्कली मेटल है तो पक्की बात है कि उसका OS फिक्स है और वो है +1। क्लियर? इन द सेम वे अगर कभी एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, कौन होगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जैसे मैंने कहा एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो बताओ ग्रुप 1 है कि ग्रुप 2 है? ग्रुप 1 है कि ग्रुप 2 है? ये है ग्रुप 2 के एलिमेंट। तो जब कभी ग्रुप 2 के एलिमेंट होंगे, और जैसे मैंने कहा ग्रुप 2, तो आप सबको नाम तो याद ही होगा, बेटा मांगे कार, स्कूटर एंड सो ऑन। तो जितने भी ग्रुप 2 होते हैं, मतलब कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बैरियम हो गया, ये जितने भी ग्रुप 2 हैं, ये सब के सब का जो OS है हमेशा फिक्स है, एंड दैट इज +2, एंड दैट इज +2। मतलब अगर कभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे और उसमें आएगा अल्कलाइन अर्थ मैटर, तो याद रखना है उसका फिक्स वो कितना है, +2। इन द सेम वे बच्चों, अगर कभी हाइड्रोजन होगा, कौन होगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का OS हमेशा +1 होगा। आप तो ऐसे याद रखो, हाइड्रोजन का OS हमेशा +1 होगा, लेकिन जब कभी मेटल हाइड्राइड होगा, जैसे कि बोलूं मैं NaH, तो हमें पता है अगर मेटल हाइड्राइड है यानी कि सोडियम हाइड्राइड है, तो Na का तो हमेशा +1 होने वाला है, तो बगल वाले का कितना होगा? -1। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कैल्शियम हाइड्राइड, तो कैल्शियम हाइड्राइड में जो कैल्शियम है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो उसका OS कितना है? +2। अगर इसका +2 है तो एक कैल्शियम पे कितना चार्ज आया? +2 का। तो बैलेंस करने के लिए दो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा? -2 का। तो दो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? -2 का। तो एक हाइड्रोजन पे यानी कि एक एटम पे जो OS है वो कितना है? -1 पे। तो आपको ऐसे याद रखना है कि हाइड्रोजन का जो OS होता है वैसे तो हमेशा +1 होता है, लेकिन जब वो मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में होता है तो उसका OS कितना होता है? -1। बच्चों, जब हमें इन एलिमेंट्स का अपना ऑक्सीडेशन स्टेट पता होता है तो हम समेशन रूल से किसी दूसरे का निकाल पाते हैं। ये सारे रूल आपको तो पता होने चाहिए। ऑलराइट? तो अगला रूल है कि फ्लोरीन का तो हमेशा -1, लेकिन जो हेलोजन, कौन है? हेलोजन मतलब फ्लोरीन के अलावा हो गए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? ये जो हेलोजन है अक्सर इनका OS -1 होता है। अक्सर कितना होता है? -1। लेकिन जब ये कभी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होते हैं तो इनका प्लस भी होता है। फॉर एन एग्जांपल, जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेके +7 तक वैरी करता है, और कुछ ही देर में आपको मैं केस लेके बताऊंगा कहां ऐसा केस है जहां क्लोरीन +7 तक। यार सारा खेल इलेक्ट्रॉन पुलिंग का है। जो इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा उस पे माइनस आएगा, जो खींच नहीं पाएगा उस पे प्लस आएगा। जनरली जो हेलोजन होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। तो अगर कभी ये हेलोजन मतलब क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ या आयोडीन हुआ, अगर कभी ये ऑक्सीजन के साथ आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाते, अब इलेक्ट्रॉन खींचता है ऑक्सीजन। इसीलिए कहा जाता है कि जो हेलोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो -1 होता है, लेकिन अगर कभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो अब उस पे माइनस नहीं उस पे प्लस भी आ सकता है। इन द सेम वे बच्चों, जब कभी हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन की। बड़ा फेमस केस होने वाला है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अक्सर हम क्या लेके चलेंगे? -2। लेकिन आप सब ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, पेरोक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अक्सर या मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब नेचर में आपको जितने भी कंपाउंड मिलेंगे ऑक्सीजन के ना, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्साइड के होंगे। एंड दैट्स व्हाई जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अक्सर -2 होता है, लेकिन जब पेरोक्साइड होगा तो -1 होगा, और जब सुपर ऑक्साइड होगा तो -1/2 होगा। बच्चों,
मैं आपको बताऊं कि इसकी मदद से हम लोग फॉर्मूला भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपके सामने लिख दिया H2O2। आप सब जानते हो यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड में दोनों का OS निकालना है। तो मैंने अभी आपको हाइड्रोजन का रूल बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है उसका OS हमेशा +1 होता है, लेकिन जब मेटल के साथ में होता है तो माइनस होता है। आज हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ। तो इसका OS कितना होगा? +1। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इस पे कितना चार्ज आएगा? टोटल +2। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया? -2। तो आप क्या कहोगे? दो ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 का, यानी कि एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -1 का। तो एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो -1 का है, तो हमें पता चला अच्छा वो पेरोक्साइड है। मैं आपको एक वास्तविकता बताता हूं। जब आप कहते हो ऑक्साइड, तो जाने अनजाने में जिस दिन आपने कहा ऑक्साइड, आपने उसका OS भी बता दिया और वो है -2। मेरा कहने का मतलब है ऑक्साइड -2 ही होता है, या जब जब -2 होता है तभी वो ऑक्साइड होता है। अगर -1 है तो आप उसे ऑक्साइड नहीं, उसे पेरोक्साइड कहोगे। अगर -1/2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप उसे सुपर ऑक्साइड कहोगे। ऑक्सीजन का जब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अक्सर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लेंगे, लेकिन जब पेरोक्साइड होगा तो -1, सुपर ऑक्साइड होगा तो -1/2। इन द सेम वे एक केस है ओजोनाइट का। ओजोनाइट का एक बड़ा फेमस केस है, दैट इज KO3। ये जो है इसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड। क्या कहते हैं बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड। जैसा कि आप देख सकते हैं जो के है वो पोटेशियम है, यानी एल्कली मेटल है, यानी इसका चार्ज फिक्स है। कितना है? 1। तो इस पे चार्ज कितना है? 1। तो इन 3 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? ऑब्वियसली -1। यानी कि 3 ऑक्सीजन पे चार्ज है -1 का, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? -1/3। मतलब एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज है, जो एवरेज चार्ज है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है फिलहाल, वो कितना है बच्चों? -1/3। तो अपने को याद रखना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो -2 होता है, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और ओजोनाइड में -1/3। बच्चों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है जब ऑक्सीजन फ्लोराइड के साथ चिपक जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो O2F2। O2F2 एक ऐसा केस है जिसमें ऑक्सीजन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का चार्ज प्लस आता है, विच इज लगता है। अगर कोई फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है तो ऐसा कोई एलिमेंट दुनिया में नहीं है। तो अपने को बताना है O2F2 में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, फ्लोरीन का OS तो फिक्स है -1। मतलब अगर हम O2F2 की बात करें तो O2F2 में आप क्या कहोगे कि फ्लोरीन का OS फिक्स है और फ्लोरीन का OS कितना है? -1। तो कितने फ्लोरीन है? 2। तो कितना चार्ज हो गया? -2। क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो इस पे -2 है, तो ऑब्वियसली इस पे कितना चार्ज है? +2। तो 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हुआ? +2। तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हुआ? +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +1। यार, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना वेरिएबल है। लगता है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पर ये डी ब्लॉक नहीं, ये तो पी ब्लॉक का है। हाँ, ये वेरिएबल है इतना ज्यादा। क्लियर? उसी प्रकार से एक केस और आता है, दैट इज OF2 का। OF2 में जो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, वो +2 है। आप इसे इसी रूल से कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने लिखा OF2, तो कितने फ्लोरीन है? 2। 2 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1 का। तो 2 फ्लोरीन पे कितना चार्ज होगा? -2 का। तो ऑक्सीजन पे कितना होगा? +2 का। अरे, यहां पे ऑक्सीजन का चार्ज है +2। इसीलिए एक बड़ा फेमस सवाल आता है, बड़ा फेमस सवाल। सवाल तो वैसे इनऑर्गेनिक का है, बट मैं आपसे डिस्कस करता हूं। क्या? कि जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां वैरी करता है, कहां से कहां वैरी करता है। जब ये सवाल आता है तो मोस्ट ऑफ द बच्चे इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करने लगते हैं और वहीं पे गलत हो जाता है। मैंने आपके सामने इसकी रियलिटी रखी है, मैंने आपके सामने इसकी वास्तविकता रखी है, एंड द करेक्ट आंसर इज, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 से +2 तक वैरी करता है। -2 से +2 तक वैरी करता है, राइट? मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इतना ज्यादा वेरिएबल है, इसे आप कॉन्फ़िगरेशन से नहीं कर सकते, इसे आप पीरियोडिक टेबल वाले रूल से नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऑक्सीडेशन इतना वेरिएबल शो करता है। ऑलराइट, अपने को तो अपना काम करना है। क्या? हमें किसी अननोन एलिमेंट का OS निकालना है, तो बाकी सबका पता होना चाहिए। बाकी सबका पता होने के लिए ये सारे रूल याद होने चाहिए।
हेलोजन है तो क्या, एल्किली मेटल है तो क्या, एल्कलाइन है तो क्या, हाइड्रोजन है तो क्या, ऑक्सीजन है तो क्या। आई होप आपकी सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट हमारे सामने है सल्फर। जो सल्फर है बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 मात्र सल्फाइड में। जब भी मैं कह दूं सल्फाइड तो समझ जाना वहां पे -2। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट रूल, लेकिन फिर भी याद कर पाए तो ठीक है। अपने को इसका नहीं याद रखना, क्योंकि सल्फर का ओएस भी बहुत वैरी करता है यार, बहुत वैरी करता है। कैसे, मैं कुछ ही देर में बताने वाला हूं। अभी तो कुछ रूल हम दिमाग में रख रहे हैं और ये सब अभी कुछ ही देर में याद कराने वाला हूं। जिनको याद हो रहा बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट बच्चों, याद रखिएगा, कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑब्वियस सी बात है, इनसे कोई पंगा लेने वाला है ही नहीं यार। फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच सकता नहीं, ऑक्सीजन जस्ट उसके बाद आता है। ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच सकता है तो फ्लोरीन है, और कोई ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो आपको याद रखना है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़ के, राइट, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़ के किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसे ऐसे समझते हैं। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन की, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर बोलो। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आप सबको बताना है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई कितना है? बोलो बोलो बोलो, कितना है? +5। बहुत बढ़िया। आप सबको पता है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? H2P3। यस और नो? इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? H2P3। इसे हम ऐसे फील करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि नाइट्रोजन से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने रिमूव किए जा सकते हैं? 5। यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम +5। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ओएस फॉर नाइट्रोजन? +5। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? एस वाला तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, यस और नो? तो एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा। टोटल कितने मैक्सिमम गेन कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो नाइट्रोजन का ओएस है वो कहां से कहां माइग्रेट करेगा? +5 से लेके -3। मेरी बात को समझिएगा, किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो मैक्सिमम ओएस होगा वो प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और जो मिनिमम ओएस होगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो होगा। आप इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ओएस और मिनिमम ओएस पता कर सकते हैं। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ये करने की गलती मत करना। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन कभी दे नहीं सकता, प्लस हो नहीं सकता। फ्लोरीन 0 हो सकता है, अगर वो F2 के फॉर्म में है तो फ्लोरीन में 0 तो हो सकता है, लेकिन कभी प्लस नहीं हो सकता। ऑक्सीजन जब O2 के फॉर्म में है तो वो 0 है, जब फ्लोरीन के साथ में है तो प्लस है, और हमेशा माइनस है। क्लियर? यार सोचो, ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जिनका ओएस मैक्सिमम होता होगा, जिनका ओएस मैक्सिमम होता होगा? ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनका ओएस मैक्सिमम होता होगा और कितना होता होगा? मैं आपको एक रोचक जानकारी दे रहा हूं। कैसी जानकारी दे रहा हूं? रोचक जानकारी। और जानकारी ये है कि हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में मात्र 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका नाम है ऑस्मियम, रोदेनियम एंड जेनॉन, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +8 तक संभव है भाई। सल्फर +6 तक जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम जितने भी डी ब्लॉक है +7 तक जाएंगे, लेकिन ऑस्मियम, रुथेनियम और जेनॉन ये 3 एलिमेंट हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक जाता है। तो अपने को ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखना है, एंड आई होप आप इसे याद रख पाएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हाउ टू कैलकुलेट ओएस। तो सर समेशन रूल से निकाल लो ना। अरे समेशन रूल से किसी एक एलिमेंट का निकलेगा, बाकी तो पता होना चाहिए। तो पता होने का तरीका देख रहे, राइट? अगला है हमारे सामने, जितने भी एलॉय होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ब्रास, मैंने आपसे कहा ब्रॉन्ज, जितने भी एलॉयज होते हैं, जैसे ड्यूरेलियम, जितने भी एलॉय होते हैं, एलॉय में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे मैं कहूं ब्रास में तो कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज जो भी है, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होगा? 0। इन द सेम वे बच्चों, मैं आपसे कुछ और बातें डिस्कस कर रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। जितने भी एमेलगम होते हैं, कौन होते हैं? एमेलगम। तो जितने भी एमेलगम होते हैं, जैसे सामने है सोडियम एमेलगम,
तो सोडियम एमेल्गम में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन दोनों का जीरो होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जो एमेल्गम होता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम पे जीरो होता है भाई, तभी तो एमेल्गम बनता था। रिडक्शन पहले जरूर पानी का होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो नहीं, पहले सोडियम होता है क्योंकि वहां एमेल्गम बनता है, क्योंकि एमेल्गम बन के वो न्यूट्रल होता है, एमेल्गम बन के वो न्यूट्रल होता है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म, जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म, फॉर एन एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के दो एलोट्रोप हैं, एक है, तीन एलोट्रोप है वैसे तो, ग्रेफाइट है, डायमंड है और बकमिंस्टर फुलरीन। याद है कि नहीं याद है? मैं भी दो लिख रहा हूं। उसी प्रकार से फास्फोरस आप सब जानते हैं, रेड फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस। उसी प्रकार से आप सब जानते हैं जो सल्फर है वो रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, न जाने कितने टाइप के। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट का जो एलोट्रोप होता है, क्या होता है? एलोट्रोप। उन एलोट्रोप्स में भी उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 0 0 0 0 0 0। मतलब सवाल आपसे पूछ दे कि ग्रेफाइट में कार्बन का ओएस कितना है? 0। डायमंड में कार्बन का ओएस कितना है? 0। फास्फोरस रेड में कितना है? 0। मजे की बात तो ये है बच्चों, जितने भी डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जो मैं कहने वाला हूं लिसन केयरफुली, जितने भी डाई एटॉमिक है, जितने भी ट्राई एटॉमिक है, जितने भी पॉली एटॉमिक है, उनमें ईच एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का जो ओएस होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0। अगर इसे हम एग्जांपल से समझें तो बात करें O2, तो ऑक्सीजन का ओएस कितना है? 0। अगर हम एग्जांपल से समझें तो बात करें Br2 लिक्विड, ओएस कितना होगा? 0। कोई भी पॉली एटॉमिक है उसमें ओएस कितना होगा? 0। बात करें P4 की तो ओएस कितना होगा? 0। बात करें एसिड की तो ओएस कितना होगा? 0। जी हाँ, इन सभी पॉली एटॉमिक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0। एक बहुत प्यारा एक्सेप्शन है ओजोन का, जहां ओएस नहीं होता है 0। एक बहुत प्यारा एक्सेप्शन है ओजोन का, जहां ओएस नहीं होता है 0। आगे चल के जैसे ही आप स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ओएस कैसे निकालना है, किस किस लॉजिक से निकालना है। अभी मैंने आपके सामने कुछ रूल रखे बच्चों। जब हम लोग ओएस निकालेंगे तो ओएस निकालने के लिए हम दो तरीके लगाएंगे। सबसे पहला होगा हमेशा समेशन का तरीका, और समेशन के तरीके के बाद एक दूसरा रूल होगा, और जो दूसरा रूल होगा वो स्ट्रक्चर का। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है समेशन का रूल कभी फेल हो जाए, क्या निकालने में? ओएस। लेकिन स्ट्रक्चर का रूल कभी फेल नहीं हो सकता। हो सकता है समेशन का रूल कभी फेल हो जाए, ये एक्स वाली टेक्निक कभी फेल हो जाए, लेकिन स्ट्रक्चर का रूल कभी फेल नहीं हो सकता। तो जब हम लोग ओएस निकालेंगे या तो समेशन का रूल लगाएंगे, जिसके लिए हमें बाकी सभी एलिमेंट का ओएस पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको सारा रूल याद होना चाहिए। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर देख के बनाएंगे तो हमें बॉन्डिंग के हिसाब से ओएस लिखना आना चाहिए। जब हम स्ट्रक्चर को देख के ओएस निकालेंगे तो हमें बॉन्डिंग के हिसाब से ओएस लिखना आना चाहिए। अब कितने तरह की बॉन्डिंग हो सकती है? या तो आयोनिक बॉन्ड होगा, या तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या तो कोऑर्डिनेट होगा। मैं आपको इन तीनों केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रहा हूं। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, मुझे आप सबका पूरा का पूरा ध्यान चाहिए। सबसे पहला केस हम ले रहे हैं बच्चों आयोनिक बॉन्डिंग का। आप सब जानते हो आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है, आप सब जानते हो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आप सब जानते हो। हाँ, ये सच है कि कोई कंपाउंड 100% आयनिक को जरूरी नहीं है। फैजान रूल से आपको पता है किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो किसी में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। बट अगर उसमें आयनिक बॉन्डिंग है तो उसमें चार्ज है, या तो वो रियल है या तो वो हाइपोथेटिकल है, बट जो वो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैं क्या कह रहा हूं, लिसन केयरफुली। मैंने कहा इमेजिन करो हमारे सामने NaCl है, तो NaCl में हमें पता है कि भाई आयनिक बॉन्डिंग है। अब इसमें आयनिक बॉन्डिंग है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब Cl पे आ गया -1 चार्ज, Na पे आ गया +1 चार्ज। आयनिक बॉन्ड में जो एटम पे चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो एटम पे चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है, सर क्या NaCl 100% आयनिक है? मैं कहूंगा नहीं। सर क्या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? सर क्या
कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा? मैं कहूंगा नहीं, लेकिन मेरी बात को याद रखना, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन कैसे किया? इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप। इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि यहां पे ट्रांसफर हुआ तो ऐसे हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो एक का हुआ, लॉस हुआ तो एक का हुआ। सारी बातों की एक बात, अगर कभी आयनिक बॉन्ड होगा तो उस पे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इन द सेम वे अगर हम बात करें HCl की, तो HCl में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका हो गया चार्ज +1, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा तो चार्ज हो गया -1। याद रखिएगा बच्चों, जब कभी कोई आयन होगा, क्या होगा? आयन। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा Na+, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा Mg2+, मैंने आपके सामने लिखा Al3+, मैंने आपके सामने लिखा Cl-। अगर कभी कोई आयन होता है तो उसका जो OS होता है वही उसका चार्ज होता है। मतलब Na का OS कितना है? Na+ का 1, Mg+2 का OS कितना है? 2, Al3+ का OS 3, Cl- का OS कितना है? 1। किसी भी आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका OS होता है। क्लियर? तो आयनिक बॉन्ड में OS निकालने का कोई लफड़ा नहीं है। चलो बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्डिंग ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है वो एक जैसे एटम यानी होमो एटॉमिक में हुई है, या हो सकता है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है अलग अलग एटम हेट्रो एटॉमिक में हुई है। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। हो सकता है हेट्रो एटॉमिक में हुई है। अगर वो होमो एटॉमिक है यानी एक जैसा एटम, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग हुई है। मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग में कभी सिंगल बॉन्ड बना तो कभी डबल तो कभी ट्रिपल बना। अगर एक जैसा एटम होगा तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सेम होगा, ना तो कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना तो कोई कम होगा, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, तो बच्चों मुझे बताओ चार्ज कहां से आएगा? यानी कि अगर कभी होमो एटॉमिक होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। जैसा आप देख सकते हैं ए, यानी कि जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो जो चार्ज होगा वो 0 होगा। चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर? तो अगर कभी कोवेलेंट बॉन्ड है और सेम टाइप के एटम के बीच में है तो उससे चार्ज नहीं आएगा, बशर्ते दोनों एक ही एटम हो। लेकिन अगर हेट्रो एटॉमिक होगा तो हेट्रो एटॉमिक में, लेकिन अगर कभी हेट्रो एटॉमिक होगा, लेकिन अगर कभी हेट्रो एटॉमिक होगा तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगा। जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगा मतलब कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई कम होगा। हमने फिलहाल एज्यूम किया है, क्या किया है? एज्यूम। हमने एज्यूम किया है कि जो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। तो समझते हैं सिचुएशन पहला वाला, जब सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है, बच्चों ध्यान सुनिएगा, मैं यहां लिख देता हूं अलग से, ए और बी, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ए। हमने माना है तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच कर रहा है? ए। तो कौन दे रहा है? बी। तो जो खींच रहा है उस पे -1 चार्ज, जो दे रहा है उस पे +1 चार्ज। यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक बॉन्ड पे एक चार्ज मानना है, जिसपे गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 और लेस वाले पे +1। इमेजिन करो वहीं पे डबल बॉन्ड होता, कैसा होता? डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होता तो ए पे कितना चार्ज आता? -2। सर ए पे क्यों आया? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बी पे कितना आएगा? +2। इन द सेम वे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आप देख सकते हैं ए पे चार्ज आया -3 का और बी पे चार्ज आया +3 का। तो अपना रूल बना के चल रहे हैं क्या? अगर कभी हम स्ट्रक्चर से ओएस का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें बॉन्डिंग को समझना होगा, जो आपको भलीभांत आता है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो चार्ज ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट केस, दैट इज द केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। आप सभी जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में जो डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, कोई एक एटम करता है। कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है, राइट? तो हम इमेजिन करते हैं सिचुएशन
सबसे पहली सिचुएशन जब वो होमो एटॉमिक है, और दूसरी सिचुएशन जब वो हीट्रो एटॉमिक है। अब होमो एटॉमिक मतलब सेम टाइप के एटम, तो सेम टाइप के एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हुई है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्टिंग आपको दिखा रहा है, वो इस वाले ए में हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गया है, इस वाले ए की तरफ। इलेक्ट्रॉन किसको मिला है, इस वाले ए को, तो किस पे चार्ज आएगा, इस वाले ए को। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ऐसा आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ऐसा आपने आईओसी में पढ़ा है। बोलो हाँ या ना। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बना, मतलब इस वाले ए पे कितना चार्ज आया, -2, तो इस वाले ए पे कितना चार्ज आया, +2। क्लियर। तो केस नंबर 1, अगर होमो एटॉमिक है और एक से दूसरी तरफ की डोनेशन हुआ है तो चार्ज आता है -2। बच्चों मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लॉजिकल सवाल है, थ्योरी का सवाल है, देखते हैं कौन आंसर देता है। मैं कुछ बोल रहा हूं, जरा सुनिएगा। इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, आप सबसे है जवाब देना है। इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल when electronegative difference is zero, when electronegative difference is zero, then OS will be zero always। OS हमेशा जीरो होगा। बोलो स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होगा, कोई ज्यादा तो कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, तो दोनों पे चार्ज जीरो। क्या बात है यार, पूरी क्लास ने लाइन सही आंसर दिया और उसका जीता जागता सवाल आपके सामने। एंड द आंसर इज सर, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो ऐसा नहीं होगा। सर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो ऐसा नहीं होगा। हाँ कोवेलेंट में होगा, नॉर्मल केसेस में होगा, बट अगर कोऑर्डिनेट है तो ऐसा नहीं होगा। इज दिस क्लियर। तो पहला केस है कि इस पे जो चार्ज है वो -2 +2 का है। अब दूसरा केस है हेट्रो का। अब हेट्रो में दो सिचुएशन, हम मान के चल रहे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है वो बी से ज्यादा है, ऐसा हमने माना है, राइट। तो पहला केस है ए और बी में, मुझे आप सबका जवाब चाहिए। ए और बी में हमने किसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव माना है, ए को। तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ए। और किधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ए की तरफ। जैसा होना चाहिए अगर वैसा ही हो रहा है, जैसा होना चाहिए अगर वैसा ही हो रहा है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे -2 आएगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे +2 आएगा। लेकिन बच्चों हमारी केमिस्ट्री में ऐसे इंटरेस्टिंग शानदार बेहतरीन केस है जब डोनेशन कुछ अलग तरीके से हुआ और उस पे जो चार्ज आया कुछ अलग तरीके से आया। मैं जो अगला केस ले रहा हूं उसमें जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई वो ए से बी में हुई। कहां से कहां हुई, ए से बी। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ए। इलेक्ट्रॉन किधर आना चाहिए था, ए की तरफ, पर किधर जा रहा है, बी की तरफ। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है। तो हमारा रूल कहता है अगर कभी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी और जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा तो जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। मैंने क्या कहा, इसे एक एग्जांपल की मदद से आपको और क्लियर करता हूं। आप सबका ध्यान चाहिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इमेजिन करो बच्चों हमारे सामने एक कंपाउंड है, इमेजिन करो पल भर के लिए। मैंने यहां पे लिख दिया ए डबल बॉन्ड बी और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं क्या कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। मैंने ऊपर वाले अजम्पशन से उल्टा ले लिया ताकि थोड़ा आप सोचो, राइट। हमने किसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही मान लिया, बी को, और आपके सामने स्ट्रक्चर बना है और इस बॉन्डिंग को देख के हमें ओएस बताना है। क्या बताना है, ओएस। तो कैसे बताएंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, दो। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, दो, राइट। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, दो। तो कोवेलेंट बॉन्ड में बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बी। तो दो कोवेलेंट बॉन्ड है तो इस पे आएगा -2, इस पे आएगा +2। कोवेलेंट बॉन्ड वाला काम कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड वाला काम कर लिया। अब आ जाओ कोऑर्डिनेट में, आ गए। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन की शिफ्टिंग कहां से कहां हुई है, ए से बी। कहां होनी चाहिए थी, बी की तरफ। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी। भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर ही तो होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ है तो इस पे चार्ज आएगा -2 का, इस पे चार्ज आएगा +2 का। यानी कि जो टोटल चार्ज आएगा आप मुझे बताओ वो कितना आएगा,
ए पे आएगा +4 का, बी पे आएगा -4 का। लेकिन इमेजिन करो सिचुएशन ऐसी नहीं कुछ ऐसी होती, ए डबल बॉन्ड बी होता लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन ऐसा होता। इमेजिन करो। अब देखते हैं इस पे कितना चार्ज आएगा। तो ए और बी के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? ए और बी के बीच में कौन सी? कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है। तो कोवेलेंट वाला चार्ज लिख लेते हैं। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बी। तो बी पे कैसा चार्ज आएगा? -2। ए पे कैसा आएगा? +2। अरे समझ में आया ना? अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन किधर है? ए की तरफ है। किधर होना चाहिए था? बी की तरफ। पर है किधर? ए की तरफ। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। अगर कभी ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए है तो जो चार्ज अराइज होगा वो कितना होगा? 0। यानी कि इस केस में जो टोटल चार्ज होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ए का होगा +2 और बी का होगा -2। क्लियर? 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 अगर हमने इन केसेस को समझ लिया है, इन बातों को दिमाग में थोड़ा बहुत ही रख लिया है, तो चलो इसे और पक्का करते हैं कुछ सवालों के माध्यम से। सबसे पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर मैं करके बताऊंगा, फिर आप अगले से करना है ना। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द डाइक्रोमेट आयन। आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, वही वाली बात है। कभी ऑक्सीडेशन नंबर बोलेगा तो कभी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेगा। मेरी बात याद रखना बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा स्ट्रक्चर से निकाला जाएगा और जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो कि एवरेज होता है वो हमारा समेशन वाला रूल से निकाला जाएगा। यानी कि समेशन वाले रूल से जो आप निकालते हो, जाने अनजाने में वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब कैसे निकालें? तो लगाते हैं समेशन रूल। Cr2O7 जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको मान लेते हैं x। तो क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक क्रोमियम का चार्ज हमने माना x, तो 2 पे कितना हो गया? 2x, राइट। तो 2x - 14 बराबर, क्या ये न्यूट्रल है? नहीं है। तो क्या लिख देंगे? -2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई? +6। हर बच्चे ने मुझे आंसर दे दिया। वेरी वेरी गुड एंड द करेक्ट आंसर इज x +6। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा रूल है यार, अपने को ऐसे ऐसे करना है, बस दिमाग में याद रखना है ओएस और ओएन में क्या अंतर है। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। इसमें स्ट्रक्चर दिखाई दिया, स्ट्रक्चर नहीं दिखता तो मजा आता। अब जैसे अगला वाला है HNO3, राइट। हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो कैसे बताएं जरा सुनिएगा। अब इसे हम कैसे कैसे कर सकते थे? इसे हम ऐसे भी कर सकते थे, जिसका निकालना है उसका मान लेते हैं x। तो हाइड्रोजन का हमेशा कितना होगा? +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में कितना होगा? -1। अभी मेटल हाइड्राइड नहीं है। और ऑक्सीजन हमेशा कितना मान के चल रहे हैं अपन? -2, राइट। तो कितने ऑक्सीजन है? 3। तो कितना हो गया? -6। तो कैसे लिखूंगा मैं? 1 + x - 6 = 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x कितना आया? +5। अब ये जो हमने समेशन रूल से निकाला है, चलो इसे हम स्ट्रक्चर से भी जस्टिफाई कर लेते हैं। आपके सामने बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज HNO3 का, राइट। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप सब जानते हैं यहाँ पे नाइट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। चलो हम एक एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। निकाले क्या? आप सबका ध्यान चाहिए। निकाले क्या? लिसन केयरफुली। हाइड्रोजन पे कितना? +1। तो ऑक्सीजन कितना? -1। अब आ जाओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे। तो इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ऑक्सीजन। तो कोवेलेंट बॉन्ड है तो इस पे -1, इस पे +1, राइट। अब यहाँ पे आगे हम डबल बॉन्ड। आगे क्या? अब डबल बॉन्ड है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो -2 किस पे आया? ऑक्सीजन पे। इस पे कितना आया? +2 पे। ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन किधर है? ऑक्सीजन की तरफ। जिधर होना चाहिए उधर ही है। क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है? हाँ है। अगर मोर की तरफ है तो -2 +2। अब हम सबको सम अप करेंगे, आप देखेंगे फिर से आंसर आएगा +5। क्लियर? तो चाहे आप समेशन रूल से कर लो चाहे स्ट्रक्चर से कर लो, आज सेम आया। लेकिन फिर भी आपको सजेस्ट किया जाता है, आपको सलाह दी जाती है कि जब भी कभी ओएस निकालना हमेशा स्ट्रक्चर से ही निकालना। जब भी कभी ओएस निकालना हमेशा स्ट्रक्चर से ही निकालना। समेशन का रूल फेल हो सकता है, ये एक्स वाला रूल फेल हो सकता है, पर स्ट्रक्चर का रूल फेल नहीं हो सकता है। अगर आप सब समझ गए हैं तो चलते चलते मैं आपसे पहले एक सवाल पूछ लेता हूं। पूछ लो क्या? आप सबको मुझे बताना है नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोबेंजीन में
ऑक्सीडेशन का नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर आपको मुझे बताना है एनिलीन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। आप सभी लोग मुझे नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोबेंजीन की। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन का अपने को क्या बनाना है, स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर बना लिया तो सारा खेल खत्म। चलो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन की, तो मैं इधर बना रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। नाइट्रोबेंजीन है तो N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, राइट। अब चलो हम नाइट्रोजन का निकालते हैं, सभी लोग मेरे साथ करेंगे, मेरे साथ। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो कितना आया, -2। प्लीज अभी ध्यान से सुन लो, जब आप 4-5 के समझ जाओगे उसके बाद आप खुद से करना। जिनसे बन रहा है वो भी सुने, मेरे साथ बोले, जिनसे नहीं बन रहा है वो भी सुने। एन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड है तो -2, इस पे कितना आया, +2। फिर आ जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किधर डोनेशन है, ऑक्सीजन की तरफ, राइट। किधर डोनेशन है, ऑक्सीजन की तरफ, किधर होना चाहिए, ऑक्सीजन की तरफ, तो कितना चार्ज आएगा, -2, कितना आएगा, +2। अब नाइट्रोजन और कार्बन में आ जाओ, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो कैसा चार्ज आएगा, +1 -1 का, तो +1 किस पे आएगा, कार्बन पे, -1 किस पे आएगा, नाइट्रोजन पे। क्यों आएगा समझ पाए ना, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कितना चार्ज आएगा, -1 का। अब हम क्या करते हैं, इस टोटल चार्ज को ऐड करते हैं। जब आप इस टोटल चार्ज को ऐड करेंगे तो 2 2 4 4 -1 कितना आया, +3। मतलब नाइट्रोबेंजीन पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। क्लियर। अब आ जाते हैं हम एनिलीन पे। तो जब एनिलीन पे आते हैं तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके बनाते हैं, तो NHH। अब हम क्या करते हैं, सभी एटम का लिखते हैं OS। लिखे क्या, हाइड्रोजन पे कितना है, +1। मैंने कहा था हाइड्रोजन का हमेशा +1 होगा एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। हाइड्रोजन का हमेशा +1 होगा एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, यस और नो। तो +1 इस पे कितना आया, -1, +1 इस पे कितना आया, -1। अब आ जाओ कार्बन पे, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, -1, इस पे कौन सा आएगा, +1। अभी हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के टोटल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, तो जो टोटल चार्ज आएगा बच्चों कितना आएगा, -3। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, समझ में आए तो बताना। जब नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना, जब नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना, जब नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना, तो बताओ बच्चों रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ। यार आप सबने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, आप पहली बार चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको रिडक्शन का मतलब पता है। तो वो सोच के मैं आपसे पूछ रहा हूं, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना, तो बताओ ये रिडक्शन रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। भाई +3 से -3 गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो ये रिडक्शन की रिएक्शन है, यानी कि ये कन्वर्जन रिडक्शन है। मतलब हमें कोई ऐसा एजेंट लेना होगा जिसे रिड्यूस करा सके। क्लियर। तो अगला केस जो आपके सामने लेके आया हूं वो है H2SO3 का। आप सभी लोग मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे। पहले आप बताओ अपनी कॉपी में, फिर मैं बताता हूं। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे। जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर कह रहा हूं तो समेशन वाला रूल लगाएंगे, और जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा हूं तो स्ट्रक्चर बना के बताएंगे। अब सबसे पहले इसमें हम समेशन का रूल लगाते हैं, राइट। तो जब हम समेशन का रूल लगाते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, जिन लोगों ने कर लिया, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब हमें कैसे करना है एक बार देखिएगा सभी लोग, एक बार देखना। जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना वो लोग देखना। H2SO3 जिसका मान पता करना, उसे x मान ले, तो कितने सल्फर है, 2, तो कितना मान ले, 2s। तो क्या लिखूंगा मैं, हाइड्रोजन 2 + 2x - 6 = 0। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, +2। यानी कि ये जो आपने x निकाला है ये ऑक्सीडेशन नंबर। आप ये कहना चाहते हैं सर जो 2 सल्फर है उसके अंदर, उनमें ऑन एन एवरेज +2 का चार्ज है, लेकिन एक सल्फर पे कितना चार्ज है हमें ये देखना है। एक सल्फर पे कितना चार्ज है हमें ये देखना है। क्लियर। तो कैसे करते हैं जरा देखिएगा। उसके लिए हमें बनाना होगा स्ट्रक्चर। आपके सामने मैंने H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाया। ये जो स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली आपको बनाना आता है, ऐसा आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे सभी एटम का OS लिखते हैं।
तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आया? +1 का। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया? -1 का, राइट। ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया, यहां लिख रहा हूं मैं दूसरे कलर से। हाइड्रोजन पे चार्ज है +1 का, तो ऑक्सीजन पे आया -1 का। अब ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन, तो कितना आ गया? -1। सल्फर पे कितना आ गया? +1। अब सल्फर और ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किधर डोनेशन है? ऑक्सीजन की तरफ, उधर ही होना चाहिए, हाँ उधर ही होना चाहिए। तो कितना होगा? -2, तो इस पे कितना होगा? +2। क्लियर। फिर सल्फर और सल्फर, इन दोनों के बीच में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस वजह से इधर -2 और इधर कितना आएगा? +2। क्लियर। अब आते हैं इस ऑक्सीजन पे, तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? +1, तो कितना चार्ज है? -1। इस ऑक्सीजन और सल्फर पे, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? -1 का, राइट। यस और नो? तो इस पे कितना चार्ज आएगा? +1 का। जरा टोटल कैलकुलेट करो कितना चार्ज हुआ। जब आप इस टोटल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे बच्चों, मेरी बात सुनिएगा, ये टोटल चार्ज 4 + 1 बोले तो 6। तो एक सल्फर पे +6 का चार्ज है और दूसरे सल्फर पे, सेकंड सल्फर पे -2 का चार्ज है। अगर कोई मुझसे OS पूछेगा तो एक एक सल्फर पे बताया जाएगा, एक सल्फर पे कोई दूसरा चार्ज है, दूसरे सल्फर पे कोई दूसरा चार्ज। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जो कि एवरेज चार्ज होता है बच्चों, वो तो हम +6 - 2/2 करके निकालेंगे। जो बताओ कितना आएगा? जो बताओ कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। तो जो फॉर्मूला है समेशन का, जो फॉर्मूला है आपको बताया, उससे हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। स्ट्रक्चर से हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है। क्लियर? बोलो क्लियर। अगर आपको ये केस समझ में आया तो अगला सवाल है आपके सामने, दैट इज H2SO5। सबसे पहले आपको बताना है, एक ही सल्फर है तो फॉर्मूले से निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल लो या कैसे भी निकाल लो। देखो जरा, तो सबसे पहले आप लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और मुझे इसका OS बताएंगे फॉर्मूले से। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने वहां पे मुझे बताया है इसका जो OS है वो है प्लस है। अब आप लॉजिकल सोचो यार, चलो मेरे साथ देखना, टाइम हो रहा है तो मैं एक केस डिस्कस सॉल्व कर रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए, लिसन केयरफुली, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आने वाला है। हमारे सामने है H2SO5, राइट। हमें सल्फर का OS निकालना है, राइट। तो जिसका हमें OS निकालना उसे x मान ले, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 + x - 10 = 0। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई? +8। बच्चों थोड़ा दिमाग तो लगाओ ना यार, क्या कभी सल्फर का OS +8 पॉसिबल है? क्या कभी सल्फर का OS +8 पॉसिबल है? मतलब आज हमारा ये फॉर्मूला फेल हो गया, आज हमारे रूल फेल हो गया। बच्चों मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं, फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। तो अपने को यहां पे निकालना है स्ट्रक्चर से, तो चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। H2SO5 का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक सल्फर है, हाइड्रोजन। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान है यार। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सो एसिड है ना, तो सारा चिपका दो ऑक्सीजन इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 5। कितने खर्च हो गए? 2। अभी कितने बचे? 3। बीच में रख दो सल्फर। अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऑक्सीजन। कितने हो गए? 3 1 4। एक और बचा, तो बीच में आता है पेरोक्सी लिंकेज। यहां पर अपना रूल फेल इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे पेरोक्सी लिंकेज है, और आप जब लिख रहे थे -10 तो आपने जाने अनजाने में 5 के पांचों ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान लिया। क्या मान लिया? ऑक्साइड मान लिया। कुछ ही देर में मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कैसे, कब, कहां क्या मानना है, लेकिन अभी फिलहाल गलती क्या हुई जरा वो देखिएगा। यहां एक पेरोक्सी लिंकेज है जो हमारे फॉर्मूले में नहीं है, इसीलिए हमारा फॉर्मूला फेल हो गया। और स्ट्रक्चर हमने कैसे बताया देखिएगा। तो हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, फिर ऑक्सीजन सल्फर पे, ऑक्सीजन और सल्फर से ऑक्सीजन पे आया -1, सल्फर पे कितना आया? +1। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो -2, यहाँ पे कितना आया? +2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है -2 तो कितना आया? +2। अगेन यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना आया? +1। जब आप सल्फर के टोटल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो टोटल चार्ज कितना आता है? +6। मीन्स टू से आज आपने इसका जो OS बताया है वो स्ट्रक्चर से बताया है, फॉर्मूले से नहीं बताया है, फॉर्मूले से नहीं बताया है। तो अपने को स्ट्रक्चर हमेशा प्रायोरिटी में रखना है, फॉर्मूला प्रायोरिटी में नहीं रखना है। क्लियर? इज दिस क्लियर?
तो अभी मैं देख रहा हूँ टाइम हो चुका है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज अभी आपको मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। होमवर्क मैं इसका नेक्स्ट क्लास में दूंगा। रिवीजन करते रहना, सिलेबस कंप्लीशन की ओर है, इवन कंप्लीट होने वाला ही है। कुछ ही दिन में चैप्टर खत्म होगा और फिजिकल केमिस्ट्री आपका खत्म है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप मेमोराइजिंग थिंग्स, राइट। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे क्लास का हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। क्लास का हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ, राइट। जी हाँ, आपको मैं हैंडआउट उसी लिंक पे दूंगा जो लिंक आपके पास पहले से थी। वही लिंक पे आपको हैंडआउट मिल जाएगा। और आप सबके सामने अभी हैंडआउट में यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ और यही हैंडआउट में लिंक पे भी शेयर कर दूंगा। हिमांशु बेटा अभी भी नंबर, यार एक बच्चा कह रहा है नंबर सर है। मुझे लगा अब तो आपको मेरा नंबर याद हो गया होगा। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आया होगा। पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो यही हैंडआउट मैं आपको लिंक पे भी दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ बच्चों।